नमस्कार दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर जो चीज़ लेकर आया हूँ, वो ये है कि आपको आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कठिनाई होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है, ऐसा देखा भी गया है कि वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है या एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको एग्ज़ाम में वो ड्रॉप करके आ जाता है। जबकि ऐसा है नहीं, वास्तव में यदि देखा जाए तो। देखिए, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कुछ बातों का क्लैरिफ़िकेशन दूँगा कि जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हम एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल सवाल या जब भी कोई हम सिचुएशन बेस्ड सवाल या जब कोई हम केस बेस्ड सवाल करते हैं, तो किस प्रकार से हमारे को सवाल को करना होता है। वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उन सवालों को सॉल्व करना होता है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं जिनको कि हमारे को उस प्रैक्टिकल सवाल को सॉल्व करते समय हमारे को ध्यान में रखनी होगी। उसको हमें दिमाग में रखना होगा कि हाँ सर, ये चीज़ें हैं जिनको कि हमें जो है वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, उसके बाद में ही हम उस सवाल को जो है वो सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है हाउ टू सॉल्व case based how to solve case based questions। आज हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब दोस्तों हमारे सामने ये मुद्दा आता है कि हमें किस तरीके से जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हमें जवाब देना है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई केस बेस्ड सवाल हमारे सामने होता है, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे को उस क्वेश्चन को सबसे पहले 3 पार्ट्स के अंदर तोड़ना होगा। हमारा वो जो सवाल है, उस सवाल को हमको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। 3 पार्ट्स के अंदर हमारे को सवाल को तोड़ना होगा। अब सर वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? वो 3 पार्ट्स जो होंगे वो मैं आपको नीचे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि वो 3 पार्ट्स हमारे को कौन से लेने हैं, जिनसे कि हमारे को हमारा जो आंसर है, वो हम आंसर बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो सॉल्व कर पाएँगे। तो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कि हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर में होनी चाहिए कायदे से, कि जब हम कोई केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो सर वो केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर जब अपने को लिखा जा रहा है, जब सॉल्व किया जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से हमारे को लिखना है, किस प्रकार से हमारे को उसको सॉल्व करना है, कौन-सी चीज़ें हैं जो उस क्वेश्चन के अंदर ज़रूर आनी चाहिए, ये सारी बातें अपन यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, जब भी हम इस तरीके की चीज़ों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को ये देखना होगा, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट नोट आपको एक तरीके से ध्यान रखने हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स आपको एक तरीके से ध्यान में रखने हैं। वो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं कि सर हमारे को ये ध्यान में रखना है कि सर जो भी हम मान लीजिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का यदि हम कोई भी सवाल कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि सर वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है, सबसे पहला। क्योंकि दोस्तों, जब हमें चैप्टर का नाम मालूम होगा, तो हम ये भी पता लगा पाएँगे कि सर चैप्टर जो हमारा है, उस चैप्टर में से कौन-सा प्रोविज़न है, जिस प्रोविज़न को यहाँ पे हमारे से एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और उसके अलावा हमारे को जो सेकंड नंबर की चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो सेकंड नंबर की चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस को हमें बहुत शांति से पढ़ना है। हमें क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली जो है वो सबसे पहले समझना होगा, केयरफुली हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में सवाल पढ़ते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अल्टीमेटली उनका गलत हो जाता है। तो हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हमारा जो सवाल है, उस सवाल को हम बहुत आराम से पढ़ें, बहुत शांति से पढ़ें और हम ये समझें कि अल्टीमेटली हमारा वो क्वेश्चन कहाँ से आया। दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे, तो हमें उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके हमको आंसर को देना होगा। सर वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट होता है, वो सबसे पहला पार्ट होता है फैक्ट्स का। सबसे जो पहला हमारे को ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज़ हमें दिमाग में रखनी है फैक्ट, कि सर जो फैक्ट हैं, वो फैक्ट वहाँ पे जो है वो ध्यान में रखे जाएँ। सबसे पहले फैक्ट जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
दोस्तों इसके बाद में फैक्ट जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फैक्ट के बाद में एक हमारे लिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे लिए फैक्ट के बाद में। यदि मैं देखूं एक बार के लिए, मैं उस चीज को नोटिस करूं, तो फैक्ट के बाद में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरा प्रोविजन, जो मुझे वहां पे बताना होता है। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई बार एक चीज इसके अंदर और देखने में आई है कि प्रोविजन के साथ में कई बार हमारे को हो सकता है कि हमारे को कोई केस वहां पे रेफर करना पड़े। इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रेफर केस, ठीक है, जो कि हमारे किसी कोर्ट ने कभी डिसाइड किया होगा, तो हो सकता है कि हमारे को उस केस को भी वहां पर रेफर करना पड़ जाए। हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो हमारा क्वेश्चन नहीं आया हो, तो हो सकता है कि हमारे को वहां पे जो केस है, उस केस को हमारे को वहां पे रेफर करना पड़े। तो इसलिए हमें केस भी याद होना चाहिए, इसलिए हमें केस का भी पता होना चाहिए कि वो केस अल्टीमेटली किन किन पार्टीज के बीच में हुआ था, कौन सी कोर्ट थी जिस कोर्ट ने उस केस के डिसीजन को दिया था, वो चीज भी हमें मालूम होनी चाहिए। तभी हम उस केस का जो रेफरेंस है वो हम दे पाएंगे, वरना हमारे केस का रेफरेंस गलत हो जाएगा। और तीसरा नंबर जब अपन आते हैं, तो आप एक बात बहुत गौर से ध्यान में रखिएगा, आपको एक बात यहां पे ध्यान में रखनी है। मैं इंपॉर्टेंट नोट्स के तीसरे पॉइंट पे जाता हूं। मैं तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये लिख रहा हूं यहां पे इस जगह पे, कि आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आपको क्या बात मालूम होनी चाहिए यहां पे, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सर, वो जो हम आंसर का सबसे आखिरी पैराग्राफ लिखने वाले हैं, हम आखिरी पार्ट लिखने वाले हैं, वहां पे हमारे को हो सकता है कंक्लूजन देना पड़े, वहां पर हो सकता है हमारे को एडवाइस देनी पड़े, वहां पे हो सकता है डिसाइड लिखा हुआ आएगा तो हमें डिसीजन देना पड़े, वहां पे हो सकता है कि लिखा हुआ आएगा कमेंट, तो हो सकता है कि हमें कमेंट देना पड़े। तो इसलिए प्लीज दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को इंश्योर कर लीजिए कि आपसे सवाल के सबसे आखिरी में क्या पूछा गया है। जो सवाल हमारा जहां पे खत्म हो रहा है, जो क्वेश्चन हमारा जहां पे सबसे एंड हो रहा है, सबसे जो क्वेश्चन का सबसे आखिरी वर्ड है, सबसे आखिरी पार्ट है, आप उसको चेक करिए कि वहां पे क्या लिखा गया। क्या वहां पे कोई कंक्लूजन वर्ड आपसे पूछा गया है कि आप कंक्लूजन बताइए इसका क्या होगा? क्या आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इसकी एडवाइस क्या है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? या आपसे ये पूछा गया है कि वहां पे बताइए डिसीजन क्या होगा? या आपसे ये पूछा गया है कि भाई आप उस पर कमेंट करिए? तो आपसे जैसी जो चीज पूछी गई है दोस्तों, आपको वहां पे उस चीज को बताना पड़ेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे से यहाँ पे कोई कंक्लूजन पूछा गया था कि भाई आप कंक्लूजन बताइए, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे कंक्लूजन लिख दिया। यदि मेरे से कंक्लूजन वहां पे पूछा गया था, तो मैंने वहां पे क्या चीज मेंशन कर दी, वहां पे मैंने कंक्लूजन मेंशन कर दिया। यदि मान लीजिए कंक्लूजन की जगह मेरे से पूछ लिया जाता है कि सर आप डिसाइड करिए, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आप डिसाइड करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैं वहां पे लिखता डिसीजन, या मैं वहां पे लिखता जस्टिफिकेशन कि सर इसका जस्टिफिकेशन हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मेरे को वो लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब मैं आता हूं फैक्ट वाले पार्ट पे, तो आप ध्यान से समझिए उस चीज को कि सर फैक्ट के अंदर हमको क्या चीज देनी होती है। देखिए फैक्ट के अंदर हमारे को क्या लिखना होता है, आप एक बात समझिए कि फैक्ट के अंदर जो हमारे को क्वेश्चन में जो गिवन सिचुएशन है, क्वेश्चन के अंदर जो हमारी गिवन सिचुएशन है, उस गिवन सिचुएशन को हमारे को समराइज्ड करके यहां पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समराइज्ड करके उसको सिचुएशन को सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा उसको। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हम उस सिचुएशन को समझा देंगे, उस सिचुएशन को समझाए जाने के बाद में क्या होगा, सिचुएशन को समझाए जाने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि हमारा वो क्वेश्चन है, वो अल्टीमेटली कौन से प्रोविजन से लिया गया या कौन से केस से हमारा वो क्वेश्चन लिया गया, हमारे को उस चीज को गौर करना पड़ेगा। और उस चीज को गौर करने के बाद में फिर हम वहां पे क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे को वहां पे, आप ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद में हमारे को वहां पे ये चीज जो कि आपके जिस चैप्टर से रेफर होकर आई है या जिस केस से रेफर होकर आई है, हमें उस केस का वहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा, या हमारे को वो जो प्रोविजन है वो प्रोविजन वहां पे लिखना पड़ेगा, वो प्रोविजन हमारे को वहां पे देना पड़ेगा। समझ गए बात? जैसे क्या होगा, हो सकता है सेक्शन 123, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और आपको पता भी है कि सेक्शन 123 किसको डिनोट करता है,
डिविडेंड को डिनोट करता है। तो यदि हमारा सवाल डिविडेंड से आया तो रेलिवेंट जो डिविडेंड का प्रोविजन है वो हमें बताना पड़ेगा। हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि कोई जैसे सिचुएशन थी सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी की, मान लीजिए उस पर कोई बेस्ड सवाल आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको केस को रेफर करना पड़ेगा। तो वहां पे हमारे को नाम डालना पड़ेगा सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का, फिर आपको ये करना पड़ेगा, वहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा फिर आपको दोस्तों वहां पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारे को जब भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हमें उसको 3 टुकड़ों में बांट के लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट हो जाने के बाद में फिर हमारे को वहां पे प्रोविजन बताया जाना चाहिए, और जब हमारा प्रोविजन या फिर हमारा जो केस है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड हमारे को उसके अंदर क्या बताना होगा, जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारा डिसीजन है, जो हमारा जस्टिफिकेशन है, वो हमारे को वहां पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 टुकड़ों के अंदर हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर है वो हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लिखा जाएगा। और दोस्तों जो अब इसके बाद में अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा उसमें हम एक प्रैक्टिकल सवाल को सॉल्व करके देखेंगे, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसका आंसर कैसे हमें लिखना होता है, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा। थैंक यू।